Hello, all my lovely students. This is Devyanshi. Welcome to all in GTC नर्सिंग क्लासेस. आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1. हम इस सब्जेक्ट में कवर कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपके चैप्टर 5 के अंदर आता है. सब्जेक्ट है आपका बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का. रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ डिसऑर्डर्स को हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं. आज के इस वीडियो में हम आगे के डिसऑर्डर्स को कवर करने जा रहे हैं. तो आज का हमारा डिसऑर्डर है एपिग्लोटाइटिस बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ फ्लू. ऐसा कंडीशन जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, एपिग्लोटिस में इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है. तो एपिग्लोटिस की हम एनाटॉमिकल एक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि एपिग्लोटिस कहाँ पे सिचुएटेड होता है. एनाटॉमिकल क्या इसका स्ट्रक्चर है? तो द अपर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स, लैरिंक्स के ऊपर अपर मोस्ट कार्टिलेज होता है एंड लोकेटेड इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ द टंग. कहाँ पे लोकेटेड होता है? पोस्टीरियर पार्ट में, टंग के रूट में ये प्रेजेंट होता है. जो कि क्या हेल्प करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट करता है जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट करता है विंड पाइप में एंटर होने से. तो इट इज ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एपिग्लोटिस. अभी हम डिजीज कंडीशन की बात करें, किसी भी रीजन से, एलर्जी की वजह से, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से एपिग्लोटिस रीजन में इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो जाती है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द एपिग्लोटाइटिस. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिग्लोटिस, कहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है? एपिग्लोटिस में इन्फ्लेमेशन हो रहा है. ये आपको देखने को मिलेगा, मोर फ्रिक्वेंट होता है बिटवीन द 2 to 5 ईयर ऑफ द एज चिल्ड्रंस. उन बच्चों में 2 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है. एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट का मतलब होता है कोई भी कंडीशन ऑनसेट कॉज हो रही है, सडन कॉज हो रही है, विच में कॉज द सडन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. एपिग्लोटाइटिस में क्या है? एपिग्लोटिस में इन्फ्लेमेशन हो गया, जो कि क्या कहलाता है? एपिग्लोटाइटिस कहलाता है. ये कॉज क्या करेगा? ये एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करेगा. जो भी इनहेलेशन कर रहे हैं पेशेंट, उनमें एयर जो है प्रॉपर अमाउंट में लंग्स में एंटर नहीं करेगी और कंजेशन जैसा फील करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है. तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही बॉडी में, तो पेशेंट क्या है, शॉक में भी जा सकता है. तो ये इमरजेंसी कंडीशन है जिसका मेजर क्या करते हैं, लाइक एयरवे सक्शनिंग. जो भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर स्टक हो गया है तो उसको रिमूव आउट करेंगे. एंड ट्रेकिया इंट्यूबेशन, ट्रेकिया में इंट्यूबेशन के थ्रू ओपनिंग बना के हम ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करेंगे. एंड द ट्रेकियोस्टमी शुड बी ऑन द प्रायोरिटी. ट्रेकिया में ओपनिंग को क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू जो भी ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रही है, ऑक्सीजन रिच पेशेंट को एयर नहीं मिल रहा है, ऑस्टमी के थ्रू हम प्रॉपर उसे वेंटिलेशन के थ्रू उसका ऑक्सीजन एयरवे को क्लियर करते हैं. तो दिस इज द नॉर्मल एपिग्लोटिस एंड दिस इज द एपिग्लोटाइटिस. ये आपका एपिग्लोटिस है, नॉर्मल फॉर्म में है. इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इसमें इंफ्लेमेशन हो गया. रेड एंड सोलिन कलर का दिख रहा है ये वाला पार्ट, जो फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज कर रहा है और आगे एयर प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पा रहे. इसी के साथ ही साथ पेशेंट को सोलिंग करने में, जो भी वो खा रहे होंगे, फूड इनटेक कर रहे होंगे, फ्लूइड इनटेक कर रहे होंगे, उसमें भी डिफिकल्टी होती है. मेनली कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से ये होता है? तो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है. एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी. अगर बेबी ने, बच्चों ने, अगर चिल्ड्रन ने 2 to 5 ईयर ऑफ द एज बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, तो उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है एपिग्लोटाइटिस की. तो उन्हें वैक्सीनेशन लेना मैंडेटरी है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी. अदर कॉजेस भी होते हैं बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकई एंड स्टेफिलोकोकई. इन दोनों की वजह से भी एपिग्लोटाइटिस कॉज होता है. नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. अभी इन्फ्लेमेशन हुआ है तो क्या है, पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन की कंडीशन अराइज हुई है. जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो फीवर भी अराइज होगा, तो पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा. इसी के साथ ही साथ में डिस्फेजिया यानी कि डिफिकल्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फीडिंग, डिफिकल्टी ड्यूरिंग फीडिंग. जब भी पेशेंट कुछ इनटेक कर रहा होगा फ्लूइड वगैरह, तो उसमें डिस्फेजिया यानी कि डिफिकल्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फीडिंग पेशेंट को फील होगा. तो एंड द रेड इन्फ्लेम्ड थ्रोट होगा, चेरी रेड एपिग्लोटिस. रीजन कैसा होगा? रेड कलर में होगा, चेरी रेड कलर का देखने को मिलता है. एंड द सोर थ्रोट भी इसमें प्रेजेंट होता है. ट्राइपॉड पोजीशन देखने को मिलेगी इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि एयरवे क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, प्रॉपर अमाउंट में एयर लंग्स में एंटर नहीं कर पा रही है. तो पेशेंट जैसे अस्थमा पेशेंट होते, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट होते, वो कैसा पोजीशन मेक करते हैं?
ट्राइपॉड पोजीशन को मेक करते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे मेनली सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए होते हैं एंड बोथ आर्म को अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं नी के ऊपर, लीनिंग फॉरवर्ड होते हैं एंड माउथ कैसा होता है इनका ओपन होता है, सो दैट क्या है ऑक्सीजन जो भी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है इजिली वो ब्रीथ कर पाए। तो ट्राइपॉड पोजीशन पेशेंट सेट, पेशेंट बैठे हुए होते हैं, थ्रस्ट द चिन फॉरवर्ड, चिन को आगे की तरफ फॉरवर्ड वे में उठाते हैं विद द ओपन माउथ और माउथ को ओपन रखते हैं, लीनिंग फॉरवर्ड बोथ आर्म को आगे की तरफ झुकाते हैं विद द हैंड प्लेस्ड ऑन द बेड, अपने दोनों हाथों को कहाँ पे, बेड पे, कार्डियक टेबल के ऊपर या तो फिर बेड के ऊपर प्लेस करेंगे और टेबल विद द आर्म रेस्ड। दिस पोजीशन में बी एज्यूम्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उन पेशेंट में देखने को मिलती है जिनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और एपिग्लोटाइटिस में क्या है ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है एयरवे में, जिस वजह से पेशेंट अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। तो फैसिलिटेट द यूज ऑफ रेस्पिरेटरी एसेसरी मसल, तो रेस्पिरेटरी एसेसरी मसल्स हैं जो यूज करते हैं पेशेंट ब्रीथ लेने में जब भी वो अपने खुद से एफर्ट से नॉर्मल वे में ब्रीथ नहीं ले पाते हैं। डिस्फोनिया यानी कि साउंड प्रोड्यूस होता है, कभी प्रोड्यूस होगा डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, जब भी वो बोल रहे होंगे तो उसमें उन्हें डिफिकल्टी होगी बोलने के टाइम में, सॉइलिंग है एंड द डिस्फोनिया होरासनेस भी, जब भी वो अगर कोई आवाज साउंड निकाल रहे होंगे उसमें होरासनेस प्रेजेंट होता है। इंस्पायरेटरी स्टाइडर प्रेजेंट होगा, जब भी वो इनहेल कर रहे होंगे इस टाइम पे हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, एपिग्लोटाइटिस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करें जिसके थ्रू जो इन्फ्लामेशन है, रेड चेरी कलर का एपिग्लोटिस दिख रहा है उसको, जो भी इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है में कॉज द सडन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्या कॉज करता है, ये सडन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करता है जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसको प्रिवेंट करने के लिए एयरवे सक्शनिंग का यूज किया जाता है, ट्रेकियल इंट्यूबेशन को मेक करते हैं एंड द ट्रेकियोस्टमी को बनाते हैं, ये प्रायोरिटी पे रहते हैं क्योंकि एयरवे कैसा पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्टेड है और पेशेंट इनहेल नहीं कर पा रहा है एयर को। प्रोवाइड ट्राइपॉड पोजीशन, ट्राइपॉड 4 लैप पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले की इमेज में देखा था, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन पे बैठा के बोथ आर्म लीनिंग फॉरवर्ड एंड द सपोर्ट बोथ आर्म फ्रॉम देयर लेग्स और द नी एंड माउथ कैसा होगा, ओपन होगा। So this position is very comfortable for those patient who are respiratory distress. So provide tripod 4 leg positioning, leaning forward while supported by the arm and the chin thrust out and the mouth open. It used during the upper airway obstruction. ये तभी यूज करते हैं जब अपर एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, नोज में, नेजल फैरिंग्स में, लैरिंग्स में, जब भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को ट्राइपॉड पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन होती है, इसमें पेशेंट को इजीली वो ब्रीथ इन कर सकते हैं। एपिग्लोटाइटिस अब बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप, एपिग्लोटाइटिस क्या है, बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप कंडीशन है एंड क्या करेंगे, प्रोवाइड बेड रेस्ट, पेशेंट को पूरी तरीके से बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो भी बच्चे हैं हमारे पीडियाट्रिक पेशेंट है। अवॉइड सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें डिस्ट्रेस प्रेजेंट होता है, चेस्ट बहुत ही डिस्ट्रेस फील होगी, कंजेशन फील होगा और आसानी से पेशेंट लाइन पोजीशन पे, सुपाइन पोजीशन पे ब्रीथ इन नहीं कर पाएगा, इसलिए पेशेंट को प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर है, पेशेंट को इन्फेक्शन है जिस वजह से फीवर अराइज होता है, तो एंटीपायरेटिक मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। एसिटामाइनोफेन एंड द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो भी इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है जिस वजह से एयर प्रॉपर अमाउंट में पेशेंट इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन थेरेपी देना मस्ट है। एडमिनिस्टर हेलिलॉक, हेलियोक्स क्या होता है, हीलियम एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, हीलियम एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है जो क्या हेल्प करता है, हेल्प टू रिड्यूस द वर्क ऑफ द ब्रीथिंग एंड द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रीथिंग को नॉर्मलाइज करेगा, इजिली पेशेंट की मदद करेगा वो ब्रीथ कर पाए एंड जो भी ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे में प्रेजेंट है उसको रिमूव आउट करने में भी ये हेल्प करता है। एडमिनिस्टर इंट्रावीनस सेकेंड एंड द थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, पेशेंट को एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि स्टेफिलोकोकस की वजह से क्या है, इन्फेक्शन कॉज हुआ है और ये मस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट क्या होना चाहिए, हमारा इम्यूनाइज्ड होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन पेशेंट को नहीं मिली है, पेशेंट इम्यूनाइज्ड विद द HIV वैक्सीन, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीनेशन पेशेंट को एडमिनिस्टर कराना मस्ट है।
अवॉइड विजुअलाइजेशन ऑफ द पोस्टीरियर फेरिंक्स, पोस्टीरियर फेरिंक्स को हम विजुलाइज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एपिग्लॉटिस की जो मसल है उसमें स्पाम प्रेजेंट हो सकता है, कॉन्स्ट्रक्शन हो सकता है। ऑब्टेनिंग थ्रोट कल्चर एंड टेकिंग ओरल टेम्परेचर, इसको भी अवॉइड करेंगे कि कोई भी थ्रोट कल्चर स्पेसिमेन का टेस्ट नहीं करेंगे। एंड अवॉइड ओरल टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर ओरली नहीं चेक करा जाएगा। एक्सिला से आप चेक कर सकते हैं बिकॉज इट कैन कॉज द स्पाम ऑफ द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस रीजन में क्या कॉज करेगा, ये तो स्पाम यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है। दैट लीड्स टू द कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एयरवे है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा पेशेंट का, और वो ब्रीथ इन नहीं कर पाएगा। इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन की प्रोसेस पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी और पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में भी जा सकता है, शॉक में भी जा सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द एपिग्लोटाइटिस। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस ये एनाटॉमिकली देखें तो जो साइनस प्रेजेंट होते हैं स्कल में, जो एयर कैविटीज होते हैं उनमें म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन भी होती है। तो साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन और द इन्फेक्शन ऑफ द साइनस। जो साइनस प्रेजेंट होते हैं स्कल में, स्कल की कैविटीज में, उनमें इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाता है, विच आर एयर फिल्ड कैविटी इन द स्कल। जो कैसी कैविटी होती है, एयर फिल्ड कैविटी होती है स्कल के अंदर। तो साइनस प्रोड्यूस म्यूकस दैट हेल्प टू फिल्टर एंड ह्यूमिडिफाई द एयर वी ब्रीथ। साइनस किसमें हेल्प करते हैं, जो भी हम ब्रेथ ले रहे हैं, ब्रेथ इनटेक कर रहे हैं, उसमें प्रोड्यूस करते हैं ये म्यूकस को, जो कि हमारी क्या हेल्प करता है, फिल्टर करने में और ह्यूमिडिफाई करने में उस एयर को जो भी हमने ब्रेथ इन किया होता है, जिसके थ्रू जो भी एयरवे है, एयरवे की लाइनिंग है वो इरिटेट ना हो, तो उसको क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है टाइप, इसके क्या है साइनोसाइटिस के, तो एक सीवियर कंडीशन होती है लाइफ लॉन्ग, अगर पेशेंट ट्रीट नहीं हुआ तो फर्दर आगे 2 to 5 ईयर ऑफ द एज बच्चों को तो देखने को मिलता है। इसके बाद भी अगर जो भी अडल्ट हैं, अडल्टहुड में भी ये कंडीशन अराइव भी होती है, कंटिन्यू रहती है अगर सही टाइम इंटरवेंशन प्रोवाइड नहीं किया। इसी के साथ साथ सीवियर हेडेक को भी साइनस कॉज करता है। तो टाइप्स, इसका पहला क्या, एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है कोई भी कंडीशन सडन ऑनसेट अराइज हुई और शॉर्ट टाइम पीरियड ट्रीटमेंट देने के बाद में वो नॉर्मलाइज भी हो जाता है, ट्रीटमेंट हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट लेस देन 4 वीक्स, एक ऐसा कंडीशन है 4 वीक तक देखने को मिलेगा। कॉज होता है ऑफन कॉज बाय द वायरल और द बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से साइनोसाइटिस कॉज होता है एक्यूट साइनोसाइटिस। तब एक्यूट ऐसी कंडीशन होती है लास्ट बिटवीन द 4 to 12 वीक्स, 4 से 12 वीक तक ये कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड ऑफन द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द एक्यूट एंड द क्रॉनिक साइनोसाइटिस, ये बीच का फेज होता है एक्यूट एंड द क्रॉनिक साइनोसाइटिस के बीच का। अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया, दैट कंडीशन विल लीड टू द क्रॉनिक साइनोसाइटिस। दैट कंडीशन लास्ट मोर देन द 12 वीक्स, 12 सप्ताह से ज्यादा ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और कॉज क्यों होता है, बाय द ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द इन्फेक्शन। कंटिन्यू इन्फ्लेमेशन है, कंटिन्यू इन्फेक्शन है, एक्यूट साइनोसाइटिस रीअकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, जिस वजह से क्रॉनिक साइनोसाइटिस अकर होता है। रीअकरेंट एक्यूट साइनोसाइटिस, बार बार एक्यूट साइनोसाइटिस के रीअकरेंट होने की वजह से मल्टीपल एपिसोड ऑफ द एक्यूट साइनोसाइटिस विद इन अ ईयर, एक साल में ज्यादा बार एक्यूट साइनोसाइटिस अराइज हो रहा है। 4 वीक्स तक हुआ, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, नॉर्मलाइज हो गया, फिर उसके बाद फिर से अराइज हुआ, 4 वीक तक रहा, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर ठीक हो गया, और बार बार ऐसे एपिसोड होते जा रहे हैं। 1 ईयर में बहुत ज्यादा एपिसोड, मल्टीपल एपिसोड हो रहे हैं एक्यूट साइनोसाइटिस के। तो दैट कंडीशन इज नोन एज द रिकरेंट एक्यूट साइनोसाइटिस। नेक्स्ट है कॉजेस, किस वजह से साइनोसाइटिस कॉज होता है। इन्फ्लामेशन है तो बैक्टीरिया एंड द वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होगा। इन्फेक्शियस कॉज में क्या आता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉमन कोल्ड हो गया है, फ्लू हो गया, रेस्पिरेटरी कोई भी वायरस स्टक हो गया, जिस वजह से साइनोसाइटिस लीड करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से साइनोसाइटिस कॉज होता है। फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा है तो उस वजह से भी साइनोसाइटिस की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यानी कि वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से साइनोसाइटिस अराइज होता है। इसी के साथ साथ कुछ नॉन इन्फेक्शियस भी केसेस होते हैं जिनकी वजह से साइनोसाइटिस की कंडीशन अराइज होती है। एलर्जी, कोई भी सब्सटेंस है जिसमें पेशेंट को एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, या फिर कोई कोल्ड ठंडा चीज खा लिया उस वजह से एलर्जी हो गई, तो साइनोसाइटिस इन्फ्लेमेशन इन द साइनस देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सराउंडिंग में अच्छा नहीं है, सफोकेशन है, तो साइनोसाइटिस की कंडीशन अराइज होती है। एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, नेजल में पॉलिश प्रेजेंट है, उस वजह से भी साइनोसाइटिस अराइज हो सकता है।
गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, इसमें क्या होता है, इसको दैट नोन एज द GERD। गैस्ट्रोगैस्ट्रिक में स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है वो अपवर्ड बैकवर्ड की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, जिसमें स्टमक एसिड रिफ्लक्स इनटू द साइनस। तो क्या हो जाएगा, जब बैकवर्ड वो फ्लो करेगा तो वो साइनस में एंटर कर सकता है, वो उनकी लाइनिंग को क्या करेगा, इरिटेट करेगा, म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, जिस वजह से साइनोसाइटिस की कंडीशन अराइज होती है। अदर फैक्टर ऐसे और कौन से फैक्टर है जो साइनोसाइटिस की कंडीशन को लीड करते हैं? वीकेंड इम्यून सिस्टम। क्या है, अगर एक्यूट साइनोसाइटिस, रिकरेंट एक्यूट साइनोसाइटिस है, बार बार वो कंडीशन अकर हो रही है, तो इट मीन्स क्या है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम कैसे है, बहुत ही ज्यादा वीक है, पेशेंट के अंदर WBC प्रॉपर अमाउंट में वर्क नहीं कर पा रही, जिससे वो इन्फेक्शन से फाइट कर पाए। एजिंग का प्रोसेस, जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते जाते हैं 5 to 12 ईयर में, तो ये देखने को मिलता है, कॉमन कंडीशन है, बट उसके लेटर ऑन अडल्टहुड में भी अगर ये कंडीशन कैरी ऑन हो रही तो एजिंग प्रोसेस की वजह से भी साइनोसाइटिस की कंडीशन अराइज होती है। जेनेटिक फैक्टर पेरेंट्स में है, ग्रैंड पेरेंट्स में है, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू द साइनोसाइटिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स जब भी पेशेंट को साइनोसाइटिस इन्फ्लेमेशन साइनस में हो जाता है, तो कौन कौन से साइनस सिम्टम पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलते हैं? नेजल कंजेशन होगा, पेशेंट क्या है जो भी ब्रीथ कर रहा है, नोज क्या है उनके बिल्कुल भी कंजेस्टेड है, कॉन्स्ट्रक्शन है और अच्छे से एयर पे ओपन नहीं है, जिस वजह से वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होगी। इसी के साथ साथ येलो और ग्रीन नेजल डिस्चार्ज भी प्रेजेंट होता है, नोज से कैसा ग्रीन और येलो कलर का डिस्चार्ज निकलता है। फेशियल पेन प्रेजेंट होगा, प्रेशर होगा, क्योंकि साइनस क्या है, स्कल में जो एयर कैविटी, एयर फिल्ड कैविटी होती है वहां पे प्रेजेंट होता है, तो नोज के सराउंडिंग एरिया में, फेस के सराउंडिंग एरिया में फेशियल पेन होगा। इसी के साथ साथ प्रेशर, बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, तो और हैवीनेस जैसा भी फील होगा। हेडेक को कॉज करता है, क्योंकि ब्रीथिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, तो हेडेक बहुत ही सीवियर होता है, सीवियर हेडेक होता है। कफिंग होगा, पेशेंट को इरिटेट होगा, सोर थ्रोट होगा, पेशेंट चोकिंग फील करेगा थ्रोट में, ऐसा कि कुछ स्टक हो गया है। फटीग फील होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो फीवर भी अराइज होगा, जिस वजह से फटीग, पेशेंट बहुत रेस्टलेस फील करेगा। बेड ब्रेथ, ब्रीथिंग कैसी होगी, बिल्कुल ही बेकार होगी, खराब होगी, अच्छे से एयर वे ओपन नहीं है, पेशेंट अच्छे से ब्रेथ इन नहीं कर पाएंगे। Next is management. For the management of the sinusitis, we will do the antibiotic for the 10 to 14 days. 10 to 14 days के लिए अगर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो इट मस्ट कि हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करें एंटीबायोटिक फॉर द 10 to 4 days. एंड एंटीहिस्टामिन एलर्जिक एसिटामाइनोफिन देते हैं, नेजल स्प्रे देते हैं, अंदर सर्जरी टू रिमूव द पॉलिस। अगर कोई भी डेविएटेड नेजल सेप्टम प्रेजेंट है तो उसको ट्रीट करने के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। नेजल स्प्रे का यूज करते हैं, जो भी नोज में कंजेशन प्रेजेंट है उसको ओपन करने के लिए। पेन किलर देंगे पेशेंट को, जिससे क्या है, जो भी पेन प्रेजेंट है, साइनस में जो प्रेशर फील हो रहा है, हेडेक फील हो रहा है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। एलर्जिक एंटी एलर्जिक मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। सिट्राजिन दे सकते हैं, जिससे जो भी साइनस में एलर्जिक कंडीशन की वजह से साइनस प्रेजेंट है तो उसको हम ट्रीट कर पाए। नेक्स्ट है स्ट्राइडर। तो दिस ऑल अबाउट द साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस एक इन्फ्लेमेशन एंड द साइनस में होता है। टाइप्स हमने देखे, एक्यूट, क्रॉनिक, सब एक्यूट एंड द रिकरेंट एक्यूट साइनोसाइटिस। और उनका कॉजेस मेनली क्या होता है कि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से, नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से, अदर एनाटॉमिकल कोई भी डिफॉर्मिटी हुई है उस वजह से कॉज होता है। साइनो सिम्टम में पेशेंट का एयर वे ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, बहुत ही हैवी प्रेशर फील होगा, फेशियल पेन होगा, पेशेंट को हेडेक अराइज हो सकता है। दैट कंडीशन लीड टू देयर अडल्टहुड। अडल्टहुड में भी ये कंडीशन जा सकती है अगर यहीं पे अर्लियर उनको कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया। फॉर द मैनेजमेंट एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे। सर्जिकली अगर कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी है तो नेजल पॉलिप को रिमूव करेंगे। डेविएटेड नेजल सेप्टम को सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है। एंटीहिस्टामिन देंगे और पेन किलर वगैरह भी एडमिनिस्टर करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारा स्ट्राइडर। स्ट्राइडर क्या होता है, जब भी पेशेंट इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि नॉर्मली बिना स्टेथोस्कोप के भी हम सुन सकते हैं नॉर्मली। तो स्ट्राइडर क्या है, हाई पिच्ड एक साउंड प्रोड्यूस होता है। हार्श साउंड होगा दैट अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रीथिंग। जब भी पेशेंट क्या कर रहे होंगे, इनहेल कर रहे होंगे, उस टाइम पे हाई पिच्ड हार्श साउंड प्रोड्यूस होता है। टिपिकली व्हेन द एयरवे इज पार्शियली ब्लॉक्ड और नैरोड। ये तभी कॉज होगा जब एयरवे जो है, एयरवे का जो पैसेज है वो नैरो है बहुत ही ज्यादा या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड है। उस कंडीशन में स्ट्राइडर जैसी कंडीशन यानी कि हाई पिच्ड हार्श साउंड प्रोड्यूस होता है।
टाइप क्या है? इंस्पायरेटरी यानी कि इंस्पिरेशन के टाइम पे साउंड प्रोड्यूस होगा। एक्सपायरेटरी यानी कि एक्सहेलेशन के टाइम में जब भी हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होंगे, उस टाइम पे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड द बाइफेजिक, दोनों इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी का कॉम्बिनेशन। तो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर क्या होता है? अगर ड्यूरिंग द इनहेलेशन, जब भी पेशेंट ब्रेथ इन कर रहे होंगे उस टाइम पे साउंड प्रोड्यूस होता है, ऑफन ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपर एयर पे। नोज में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, नेजल पैसेज में, एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, तो उस वजह से क्या होगा? इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर कॉज होता है। एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर में क्या होता है? अगर ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, जब भी पेशेंट एक्सहेल कर रहे होंगे उस टाइम पे साउंड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द लोअर एयरवे। इंस्पिरेटरी के टाइम पे तब कॉज होता है जब अपर एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, और एक्सपिरेटरी के टाइम पे जब लोअर एयरवे में यानी कि लंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकियोल्स में, एल्बुलाई में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, उस वजह से एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर कॉज होता है। बाइफेजी दोनों का कॉम्बिनेशन, बोथ अपर एयरवे एंड द लोअर एयरवे बोथ आर द ब्लॉकेज, या फिर उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, उस वजह से बाइफेजिक स्ट्राइडर हम कहते हैं। अगर ड्यूरिंग द बोथ इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन, जब भी पेशेंट ब्रेथ इन कर रहे होंगे या फिर ब्रेथ आउट कर रहे होंगे, दोनों ही टाइम पे क्या है? साउंड प्रोड्यूस होता है हाई पिच्ड। एक्सपायरेटरी एक्सहेलेशन के टाइम में विस्टलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है कॉजेस। क्या क्या कॉजेस हैं जो लीड करते हैं स्ट्राइडर को? तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जब भी पेशेंट इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर है, अपर एयरवे में, नोज में या फिर ट्रेकिया में, एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, लैरिंक्स में प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो रहा है वो हम देखने जा रहे हैं, क्या क्या कॉजेस हैं इसके। तो लैरिंजियोमैलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ द लैरिंजियल कार्टिलेज, लैरिंक्स के ऊपर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसमें कोई भी सॉफ्टनेस प्रेजेंट है, उस वजह से स्ट्राइडर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। वोकल कॉर्ड पैरालाइसिस, यानी कि वोकल कॉर्ड की जो मसल्स हैं वो कैसी हो गई हैं? वीक हो गई हैं और पैरालाइज हो गई हैं, जो काम नहीं कर पा रही है अच्छे से, इस वजह से स्ट्राइडर यानी कि हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस होता है जब भी पेशेंट ब्रेथ इन कर रहे होंगे। एपिग्लोटाइटिस, अभी हमने पहले की कंडीशन में पढ़ा, अगर इन्फ्लेमेशन है एपिग्लोटिस में तो दैट विल ऑल्सो लीड टू द स्ट्राइडर। एंड द फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट, अगर अपर एयरवे में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है, फंस गया है, उस वजह से भी स्ट्राइडर यानी कि हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, लोअर एयरवे में यानी कि लंग्स में, ट्रेकिया में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो उस वजह में क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? अगर पेशेंट को अस्थमा इन्फ्लेमेशन एंड द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे, अस्थमा की कंडीशन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लंग्स में कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो भी एयरवे पैसेज होता है उसमें। ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकियोल्स कैसे हैं? इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल एयरवे। एंड द ट्रेकियोमैलेशिया, यानी कि सॉफ्टनिंग हो जाती है ट्रेकियल कार्टिलेज में, जो ट्रेकिया में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उन टिश्यूज में कैसा होता है? सॉफ्टनिंग प्रेजेंट होती है, जिस वजह से अपर लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा और स्ट्राइडर देखने को मिलता है एक्सहेलेशन के टाइम। अदर कॉजेस क्या है? इन्फेक्शियस कॉजेस क्या हो सकते हैं? क्रूप है पेशेंट को, बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप है, निमोनिया है, अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, दैट विल आल्सो लीड टू द स्ट्राइडर। स्ट्राइडर एज सिम्टम की तरह भी हम देखने को मिलता है। एनाटॉमिकल कोई भी अबनॉर्मलिटीज हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, नेजल पॉलिप्स है, और अदर स्ट्रक्चरल कोई भी इश्यू प्रेजेंट है एयरवे में, ट्रेकिया में, लैरिंक्स में अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, वोकल कॉर्ड अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, तब भी क्या है? स्ट्राइडर कॉज होता है। ट्रॉमा, कोई भी इंजरी है नेक में या फिर थ्रोट में, तो क्या है? स्ट्राइडर जैसी कंडीशन अराइज होती है। ट्यूमर, अब नॉर्मल ग्रोथ हो रहे हैं सेल के एयर पे पैसेज में, तभी ये कंडीशन क्या लीड करेगी? स्ट्राइडर को कॉज करती है। नेक्स्ट है साइन और सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे जब स्ट्राइडर है? एक तो हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस होगा, दोनों में बांटा गया है इसको। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्डियल सिम्टम है इसका कि हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस होगा, हार्श होगा, म्यूजिकल साउंड होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रीथिंग, जब भी पेशेंट इनहेल कर रहे होंगे। डिफिकल्टी होगी पेशेंट को ब्रीथ लेने में, और पल्स रेट बहुत ही ज्यादा लो होगा। व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एक्सहेलेशन। विस्टलिंग एंड साउंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एक्सहेलेशन के टाइम पे विस्टलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी के साथ साथ कफिंग, पेशेंट में कफिंग भी देखने को मिलेगा, और इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन भी होती है, लैरिंक्स में या फिर ट्रेकिया में इन्फ्लेमेशन भी होता है। फिजिकल सिम्टम्स में क्या होगा? नेजल फ्लेयरिंग, फ्लेयरिंग का मतलब होता है जब भी पेशेंट इनहेल कर रहे होंगे तो दोनों नोस्ट्रल को अपने बहुत ही ज्यादा वाइडन वे में एक्सपेंड करते हैं।
स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, एजिटेशन, पेशेंट बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस फील करेगा और इरिटेटेड होगा और फ्रस्ट्रेटेड होगा क्योंकि स्ट्राइडर की कंडीशन प्रेजेंट है और बहुत ही हार्श साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो अच्छे से इनहेल और एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं। अदर सिम्टम्स में क्या होगा, होरासनेस, चोकिंग प्रेजेंट होगी, थ्रोट में ऐसा फील होगा कि कुछ ना कुछ क्या है, स्टक है, साइनोसिस क्योंकि अच्छे से ब्रीथ इन नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लूइश डिस्कलरेशन स्किन में देखने को मिलेगा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस की स्टेट में भी जा सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में अच्छे से नहीं हो रही। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में किस तरीके से हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट को हेड टू टो एग्जामिन करेंगे, अस्कल्टेशन के टाइम में स्टेथोस्कोप की हेल्प से साउंड सुनने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट को इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर है या फिर एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर है, टाइप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लंग्स के सराउंडिंग में देखेंगे कि कोई अबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को, डेविएटेड नेजल सेप्टम या फिर नेजल पॉलिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा ओवरऑल एग्जामिन करेंगे पेशेंट को हेड टू टो कि क्या अबनॉर्मलिटी उसमें प्रेजेंट है जो पेशेंट की प्रॉब्लम जिसके साथ में वो आया है। इमेजिंग स्टडीज करते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, इसी के साथ में सिटी स्कैन, एमआरआई भी परफॉर्म कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर अबनॉर्मलिटी है, पेशेंट में निमोनिया जैसी कंडीशन है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अगर बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग्स का फंक्शन देखने के लिए कि लंग्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एंड इंडोस्कोपी के थ्रू क्या करते हैं, थिन वायर होता है जो कि सर्जिकल मतलब कि इंटरवेंशन के थ्रू एज अ मैनेजमेंट भी इसका डायग्नोसिस में भी यूज करते हैं, एज अ मैनेजमेंट भी इसका यूज किया जाता है। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो एंडोस्कोपी करने के हेल्प से एंडोस्कोपी के टाइम पे उस ऑब्स्ट्रक्टेड पार्टिकल्स को हम रिमूव आउट भी कर पाएंगे एयरवे में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल स्टक है। मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं हम स्ट्राइडर को। इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या परफॉर्म करेंगे, सिक्योर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एयरवे क्योंकि पेशेंट अच्छे से इनहेल नहीं कर पा रहे हैं। इंश्योर द पेशेंट एयरवे इज ओपन एंड द क्लियर, इंश्योर करना है, चेक करना है कि पेशेंट का एयरवे कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एयरवे एकदम ओपन होना चाहिए, इसके थ्रू जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो नॉर्मली हो पाए। ऑक्सीजन थेरेपी इसी के साथ में प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट देंगे पेशेंट को ऑक्सीजन से रिलेटेड जिससे एक्सपायरेटरी और इंस्पिरेटरी का जो भी प्रोसेस है वो इजीली पेशेंट कर पाए, जो भी ब्रीथिंग डिस्ट्रेस हुआ है उसको रिमूव आउट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए भी ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं और पोजीशनिंग प्रोवाइड करेंगे। पोजीशनिंग मस्ट है एयरवे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि पेशेंट को अगर लाइन पोजीशन में होगा, सुपाइन पोजीशन में होगा तो ब्रीथिंग लेने में, ब्रीथ इन करने में और आउट करने में बहुत ही ज्यादा पेशेंट को डिफिकल्टी होती है। इसी के साथ में हम ट्राइपॉड पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, फिर 45 डिग्री को पेशेंट के हेड को एलिवेट करके रखेंगे जिससे अच्छे से वो इनहेल और एक्सेल कर पाए। प्लेस द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन पे पेशेंट को बिठाएंगे, लिटाएंगे एंड मेंटेन अ पेटेंट एयरवे जिसके थ्रू जो भी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है वो अच्छे से ओपन हो जाए और जो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसको हम प्रिवेंट कर पाए। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफाई करते हैं, जो भी मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी जिससे इरिटेशन ना कॉज हो एयरवे में। यूज अ ह्यूमिडिफायर टू ऐड अ मॉइस्चर, मॉइस्चर को ऐड करने के लिए करते हैं कहाँ पे, एयर में। हेल्पिंग टू लूजन द म्यूकस, अगर कोई भी म्यूकस स्टक है एयरवे में, एयर पैसेज में, अपर एयरवे सिस्टम में, तो दैट क्या होगा, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन म्यूकस प्लग की वजह से है तो उसको डिसॉल्व करके रिमूव आउट करने के लिए हम ह्यूमिडिफिकेशन का यूज करते हैं। स्टेरॉइड्स देंगे, कोई भी इन्फ्लामेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करते हैं इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। इसी के साथ ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है उसको ट्रीट करने के लिए। यूज मेडिकेशन टू हेल्प द रिलैक्स एयरवे मसल्स। एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे अगर कोई भी इन्फेक्शन कॉज हुआ है वायरल की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे। इफ द कॉज इफ द बैक्टीरियल कॉज की वजह से अराइज हुआ है तो। पेन है, पेशेंट को इंस्पिरेशन के टाइम पे चेस्ट कंजेशन फील हो रहा है तो एसिटामाइनोफेन एनाल्जेसिक प्रोवाइड करके पेशेंट के पेन लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं, कम करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे अगर कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की डिफॉर्मिटी हुई है उसको ट्रीट करने के लिए। ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करेंगे एयरवे को ओपन करने के लिए। ओपनिंग क्रिएट करते हैं ट्रेकिया में, क्रिएट एन एयरवे ओपनिंग इन द नेक टू बाईपास द अपर एयरवे। अपर एयरवे में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है जिस वजह से जो एयर है लंग्स तक नहीं रीच कर रही है
तो ट्रेकिया में एक ओपनिंग को क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो रीच कर पाए लंग्स के अंदर। एंडोस्कोपी का यूज एज अ डायग्नोस्टिक पर्पज भी किया जाता है। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है जिस भी पार्ट में, लंग्स में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो उसको डायग्नोज करने के लिए एंडोस्कोपी का यूज करते हैं। इसी के साथ मैनेजमेंट में भी एंडोस्कोपी का यूज किया जाता है। यूज ऑफ फ्लेक्सिबल और रिजिड स्कोप टू रिमूव द फॉरेन बॉडीज और अ मास। किसी भी फॉरेन ऑब्स्ट्रकल जो भी स्टक हो गया है अपर एयरवे में या फिर लोअर एयरवे में, उसको रिमूव आउट करने के लिए एंडोस्कोपी का यूज किया जाता है। सर्जिकली रिपेयर करेंगे, रिपेयर एनी एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी सच एज द डेविएटेड नेजल सेप्टम। अगर डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयरवे कैसा रहेगा, ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी अराइज हो सकती है, साइनस ब्लूइश डिस्कलरेशन को लीड करेगा। इसलिए क्या है, डेविएटेड नेजल सेप्टम को ट्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे। सर्जिकल सर्जरी के बाद में पेशेंट को फूड मैनेजमेंट करेंगे, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखेंगे, एनकरेज टू हाइड्रेशन टू हेल्प द थिन आउट द म्यूकस को थिन आउट करके हम रिमूव कर पाए, इसलिए फूड मैनेजमेंट देना इंपॉर्टेंट है। रेस्ट के लिए पेशेंट को एनकरेज करेंगे, रेस्ट टू हेल्प द बॉडी रिकवर, जिसके थ्रू जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो अच्छे से पेशेंट रिकवरी कर पाए, पेशेंट की बॉडी सपोर्ट करे अच्छे से रिकवर करने के लिए। एलिवेट द हेड, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू हेल्प द रिड्यूस ऑफ द कंजेशन। जो भी कंजेशन है, स्ट्रेस फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है रेस्पिरेटरी यानी कि ब्रीथ को इनहेल और एक्सहेल करने में, उसको रिड्यूस करने के लिए पेशेंट के हेड को एलिवेट करके रखते हैं, जिसके जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो इजीली फॉर्म में हो पाए। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। और हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, हमने साइनोसाइटिस स्ट्राइडर के बारे में पढ़ा, एपिग्लोटाइटिस की कंडीशन के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो दीज ऑल द कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आती हैं। अभी से पढ़ते हुए चलिए, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ भी लर्न करा है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू क्लास।